आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। चलो फिर शुरू करते हैं, है ना। संवेग पी का ऑपरेटर है। संवेग पी का ऑपरेटर क्या होता है? सर ऑप्शन ए, आई एच लाइन डेल बाय डेल एक्स। ये होता है माइनस आयोटा एच लाइन डेल बाई डेल एक्स। यहाँ पे माइनस रहता है, ठीक है। माइनस आयोटा एच लाइन डेल बाई डेल एक्स, या थ्री डी में क्या हो जाएगा? माइनस आई एच लाइन डेल हो जाएगा। हम्म, ठीक है। माइनस आयोटा एच लाइन डेल, यहाँ पे या तो यहाँ पे माइनस साइन होना चाहिए, ठीक है, या फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये जो डेल है ये डेल होना चाहिए। क्या लिया था इसका आंसर? हाँ, ये जो है वो डेल, डेल का सैम्बल जो है वो उल्टा लिख दिया है, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसा डेल होना चाहिए। ये होता है मोमेंटम का ऑपरेटर। गतिज ऊर्जा का ऑपरेटर क्या होगा? घ सर हाँ, पहला। घर के पूरी जगह से आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। सर माइनस एच लाइन स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर होगा। गतिज ऊर्जा, देखो जो गति, कुल ऊर्जा के लिए हम लोग पढ़े थे, ठीक है। कुल ऊर्जा जो है वो टी प्लस भी होता है, तो उसमें जो पहला टर्म होता है, अच्छा गतिज ऊर्जा के लिए भी पढ़े थे, है ना। गतिज ऊर्जा के लिए क्या होता है? माइनस एच लाइन स्क्वायर टी इक्वल टू माइनस एच लाइन स्क्वायर बाई 2m डेल 2। ठीक है। ये जो टी होता है, टी हम लोग का क्या होता है? पी स्क्वायर बाई 2m होता है, ठीक है। पी के लिए क्या है ऑपरेटर? ये है। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तब आयोटा का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। आयोटा का स्क्वायर माइनस वन एच लाइन का स्क्वायर बाई 2m, और यहाँ पे डेल 2, ठीक है। तो ऑपरेटर में ये सब प्रॉपर्टी भी क्या बोलता है, लागू होता है। तो ये काइनेटिक एनर्जी के लिए जो ऑपरेटर है वो क्या आ जाएगा हम लोग का? माइनस एच लाइन स्क्वायर बाई 2m डेल 2। ऊर्जा ई के लिए ऑपरेटर, कुल ऊर्जा ई के लिए ऑपरेटर क्या होगा? सर एच लाइन बाई आई डेल बाय डेल टी। का और कोई क्या आंसर होगा? सर क ही होगा। कहीं हुआ का देखो, जो ई का ऑपरेटर है, ठीक है, या फिर इसे क्या बोले, एच कैप, ई बोलो, ठीक है। एनर्जी के लिए जो ऑपरेटर है वो टाइम डिपेंडेंट वाला, क्या बताया था? ये प्लस में रहता है आयोटा एच लाइन डेल बाई डेल टी, ठीक है। अगर आयोटा नीचे आता है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस एच लाइन बाई आयोटा, माइनस हो जाएगा ना। हाँ, डेल बाई डेल टी। यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, ठीक है, तो का नहीं होगा। हम्म, और क्या हो सकता है?
देखो सब ऑप्शन ना सेम 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 लगेगा, लेकिन ना थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस रहेगा। सर ख ऑप्शन को ले सकते हैं क्या? ख ऑप्शन को क्यों नहीं ले सकते बताओ? ऊपर में लिखते हैं क्या को? वही तो लिखा हूँ क्योंकि ऊपर वो में। हैमिल्टोनियन के लिए, हाँ। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। हाँ ये ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, जो हैमिल्टोनियन, देखो क्लासिकल मैकेनिक्स में ना एक कॉन्सेप्ट, ये जो हैमिल्टोनियन आया है हम लोग का क्लासिकल मैकेनिक्स से आया है। ठीक है, हैमिल्टोनियन जो है वो एनर्जी के बराबर होता है जब एच जो है वो टी का फंक्शन नहीं हो। अगर ये टी पे डिपेंड नहीं करता तो ये एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है। क्यों? अगर आप लोग को थोड़ा याद हो तो लैग्रांजियन इक्वल टू होता है टी माइनस वी, और हैमिल्टोनियन इक्वल टू होता है टी प्लस वी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये ऊर्जा ही है। ठीक है, हैमिल्टोनियन क्या बोलते हैं, ऊर्जा का ही ऑपरेटर है। ठीक है, अगर वो टाइम पे डिपेंड करता है तब उसका वैल्यू अलग होता है, और टाइम पे जब डिपेंड नहीं करता तब उसका वैल्यू अलग होता है। क्लियर है ये? यस सर। हर्मिशियन ऑपरेटर के आइगन मान क्या होते हैं? हर्मिशियन ऑपरेटर, वास्तविक। हाँ वास्तविक। हर्मिशियन ऑपरेटर, इसके जो आइगन वैल्यू होते हैं वो हमेशा और हमेशा क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। इसीलिए जो क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी ऑपरेटर हैं, ये यहाँ पे जितने भी ऑपरेटर हैं हम लोग का, ठीक है, ये सब क्या है, हार्मिशियन है। क्यों? क्योंकि अगर जो आइगन वैल्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, मेजरमेंट के रिजल्ट होते हैं। कुछ अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, हम म्यूट कर लेना, तो किसी के में कूलर का आवाज आ रहा है क्या? ठीक है, देखो आइगन वैल्यू जो होते हैं वो मेजरमेंट के रिजल्ट होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए, और रिजल्ट जो है हमेशा वास्तविक होना चाहिए, रियल होना चाहिए। इसीलिए हम लोग जो क्वांटम मैकेनिक्स में जो ऑपरेटर होते हैं वो सब क्या होते हैं, हार्मिशियन ऑपरेटर होते हैं। ये नहीं पढ़े हैं, ठीक है, ये आज जो वीडियो डाला हूँ उसमें है कि फ्री पार्टिकल के लिए क्या बोलना चाहिए, जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो क्या होगा। किसी द्रव्य कण से संबद्ध तरंग फलन साई होता है, बस क्या होगा बताओ? जो द्रव्य या जो वेव फंक्शन साई होता है वो क्या होगा, केवल परिमित होगा, केवल सतत होगा, केवल एकल मान होगा, या परिमित, सतत और एकल मान होगा। परिमित, सतत और एकल मान है। ठीक है, परिमित, सतत और एकल मान। हाँ जो तरंग फलन है वो परिमित भी होना फाइनाइट, चाहिए। कंटिन्यूअस और सिंगल वैल्यू। हाँ, फाइनाइट, कॉन्टिन्यूअस और सिंगल वैल्यूड। ये बीच बीच में स्लाइड चला जा रहा है क्या? आवाज आ रही है? हॉटस्पॉट चालू कर। आवाज आ रही है ना? यस सर। हम्म, हाँ सर, आ रही है। देखो क्वेश्चन 8 देखो, मॉड साई का स्क्वायर क्या व्यक्त करता है? प्रायिकता घनत्व, आवेश घनत्व, ऊर्जा घनत्व की तरंग की तीव्रता। प्रायिकता घनत्व। प्रायिकता घनत्व को व्यक्त करता है। ठीक है, मॉड साई का स्क्वायर किसको डिनोट करेगा? प्रायिकता घनत्व को, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तरंग फलन साई के प्रसामान्यीकरण के लिए, प्रसामान्यीकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन,
नॉर्मलाइजेशन के लिए क्या साइन स्टार डी एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 1 1 1 होना चाहिए। 1 ठीक है, अगर इसका वैल्यू 1 के बराबर है तब इसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रसामान्यीकृत बोलेंगे। ठीक है, या फिर मॉड सी का स्क्वायर, समेशन ऑफ मॉड सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या आना चाहिए? 1। ये कॉन्टिन्यूअस के लिए है, ये डिस्क्रीट के लिए है। स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर। नहीं दिख सर नहीं दिख रहा है मेरे है। नहीं दिख रहा है ना? एक बार रिफ्रेश करना तो। अभी भी नहीं दिख रहा है? नहीं। क्या हो रहा है? Flight mode। अभी दिख रहा है? यस। हाँ। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। ये जो वेव फंक्शन होता है ना, ये वेव फंक्शन सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए होता है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए होता है, और इसके लिए जो कांस्टेंट आएगा ये देखेंगे हम लोग कल जो है पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर डिस्कस करेंगे। उसके लिए जो वैल्यू होता है वो ये अल्फा, अल्फा का पावर जो है वो -1/4 आता है। ठीक है, मतलब पाई बाई अल्फा का पावर -1/4 आएगा, और अल्फा का जो वैल्यू होता है वो होता है m ओमेगा बाई एच लाइन। इसके बाद ये रेखिक संवेग px का प्रत्याशित मान, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ठीक है, क्या होता है बताओ? नेक्स्ट वाला होगा सर। सर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है हम लोग, इसका वैल्यू रख दिए हैं। किसी का भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होता है, या एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होता है? x इक्वल टू बताया था, 1 डायमेंशन में है साइन स्टार x साइन एक्स कैप साइन डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन साइन स्टार साइन डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंटम है, मोमेंटम की जगह यहाँ पे p रखे हैं, और p कैप का फिर क्या रख दिए हैं? ऑपरेटर माइनस आयोटा एच लाइन डेल बाई डेल एक्स। इसका आंसर को हो जाएगा समय पर अनिर्भर, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। और ये कौन सा हो जाएगा? टाइम डिपेंडेंट हो जाएगा। यहाँ आयोटा एच लाइन डेल बाई डेल टी, और यही क्या है हम लोग का? ई का ऑपरेटर है। ठीक है, और ये क्या है? ये एच कैप है।
ठीक है, ये हैमिल्टोनियन है, ये ई का ऑपरेटर है, और ये हैमिल्टोनियन है ई का ऑपरेटर, क्योंकि ये टाइम पे इंडिपेंडेंट है इसीलिए ये ई के बराबर है। हैमिल्टोनियन जो है इसे ऐसा भी लिख सकते हैं एच कैप साई इक्वल टू ई साई, यानी कि ये हैमिल्टोनियन का जो आइगन वैल्यू है वो क्या आता है, एनर्जी आता है। ठीक है, इसका आइगन वैल्यू का डेफिनेशन से हम लोग जानते हैं, अगर किसी ऑपरेटर को साई पे अगर ऑपरेट करते हैं और वहाँ कोई नंबर और हमें वही वेव फंक्शन मिल जाए तो इसे हम लोग आइगन वैल्यू बोलते हैं, इसे आइगन वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो हैमिल्टोनियन यानी एच का जो आइगन वैल्यू होता है वो क्या होता है, एनर्जी होता है। ठीक है, इसके बाद ये देखो एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, किसी कण का एक विमी गति के लिए तरंग फलन जो है वो दे दिया गया है। हमें क्या दे दिया गया है, साई एक्स का जो है वैल्यू दे दिया गया है, क्या है, ए एक्स है। ठीक है, और ये जो है 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 के लिए है। अब देखो पहला क्या बोल रहा है, ए का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि ये जो वेव फंक्शन है वो सामान्यीकृत है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ देख के पता चल रहा है कि ये जो है सामान्यीकृत नहीं है, और प्रसामान्यीकरण के लिए क्या होना चाहिए, प्रसामान्यीकरण का शर्त क्या है, साइन स्टार साइन डी एक्स का जो वैल्यू है वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये एक रियल फंक्शन है, तब साइन और साइन स्टार का वैल्यू जो है वो सेम रहेगा, और यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर का वैल्यू ये 0 से 1 तक, ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ ए स्क्वायर और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स का क्यूब बाई 3, और इसका वैल्यू कहाँ से क्या से क्या रखेंगे, 0 से 1, यानी कि ये 0 से 1, और इसे सॉल्व करेंगे तब ये इसका वैल्यू 1 आएगा, पक्षांतर करेंगे 3, और ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा √3। ठीक है, तो जो नॉर्मलाइज्ड प्रसामान्यीकृत जो तरंग फलन है वो क्या आ जाएगा, साई इक्वल टू ए की जगह वैल्यू रख देंगे √3x। अब ये जो फलन है ये हम लोग का क्या है, प्रसामान्यीकृत है। अगर यहाँ से हम लोग साई स्टार साई निकालें, ठीक है, का इंटीग्रेशन निकालें तब वैल्यू जो है वो 1 आएगा। ठीक है, ये होता है हम लोग का प्रसामान्यीकृत तरंग फलन ज्ञात करना। उसके बाद देखो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 0.5 में कण के पाए जाने की प्रायिकता कितनी होगी। ठीक है, कण के पाए जाने की प्रायिकता निकालना है। ये जो था पूरे 0 से 1 यानी पूरे तरंग फलन के लिए था। इसका क्या बोलना चाहिए यहाँ पे, देखो मैं थोड़ा सा इसके बारे में और बता दे रहा हूँ। यही तक है। P 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0.5 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 to 0.5। ठीक है, साइन स्टार साइन डी एक्स, ये मैं बताया था कि डी पी जो होता है, ठीक है, किसी छोटे से रीजन डी एक्स में कण के पाए जाने की जो प्रायिकता होता है साइन स्टार साइन डी एक्स होता है। ठीक है, और अगर 0 से 0.5 में बोलेगा तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से 0.5 में, और ये वैल्यू हमें मिल जाएगा। ठीक है, पी का जो है वैल्यू मिल जाएगा। तो यही काम यहाँ पे किया गया है। ठीक है, 0 से 0.5 में अगर प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो 0 से लेकर 0.5 तक इसका समाकलन कर देना। ठीक है, तब ये वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो फिर से ये 3x का क्यूब बाई 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 से 0.5। ठीक है, ये 3 कैंसल आउट हो गया। यहाँ पे क्या ये 0.5 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0.5 का क्यूब यानी कि 0.125। ठीक है, तो ये जो है प्रोबेबिलिटी। अगर हम लोग ये बोलें कि कण का 0 से 0.5 के बीच में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो वो वैल्यू कितना आ जाएगा 0.15 आ जाएगा। ठीक है, x का प्रत्याशित मान निकालना है। ठीक है, क्या बोलते हैं, x का अगर प्रत्याशित मान निकालना है या एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है तब ये साइन स्टार, यहाँ पे साइन स्टार होगा। ठीक है, ये रियल फंक्शन है इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलना चाहिए, एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर ये रियल फंक्शन होता तो इसको इस तरह से नहीं लिख पाते। ठीक है, आप लोग हमेशा हैबिट बनाना कि साइन स्टार को पहले लिखो।
ठीक है, तो साइन स्टार एक्स साइन होगा, क्योंकि यहाँ पे जब ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे ना तो वो ऑपरेटर जो है वो साइन पर ही ऑपरेट होना चाहिए। ठीक है, साइन स्टार पर नहीं, साइन पर ऑपरेट होना चाहिए। तो इसीलिए ये जो है इस टाइप से लिखेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे साइन हम लोग का प्रसामान्यीकृत है, इसलिए यहाँ पे नीचे और हमें 0 to 1 साइन साइन स्टार साइन डी एक्स लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे फिर से लिखना पड़ता। तो ये इसे हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये अब ये x का पावर 3 आ जाएगा और इसे समाकलन करेंगे x का पावर 4, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगा। x का जो प्रत्याशित मान है वो क्या हो जाएगा, ये x का प्रत्याशित मान है। ये कॉन्टिन्यूअस केस में हो गया। एक डिस्क्रीट केस देख लेते हैं। अच्छा, ये नीचे है क्या, यहीं पे है। देखो, किसी प्रयोग में कोई एक्सपेरिमेंट किया गया, एक चर के नापे गए जो मान है, ठीक है, वो क्या क्या है, 1 2 3 और 4 नापे गए मान, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू लैम्डा बोलते हैं। यहाँ पे लैम्डा का जो वैल्यू है वो दे दिया गया है 1 2 3 4, आइगन वैल्यू जो है वो दे दिया गया है। और साथ ही साथ क्या दे दिया गया है, इसका प्रोबेबिलिटी भी दे दिया गया है। ठीक है, लैम्डा 1 इक्वल टू 1/4, लैम्डा 2 इक्वल टू 1/4, लैम्डा 3 इक्वल टू 1/4। इस टाइप से ये चारों का जो है प्रोबेबिलिटी दे दिया गया है। मैं आप लोग को बताया था कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ वेरिएबल या उसका आइगन वैल्यू गुणित उस आइगन वैल्यू की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे 1 गुणित 1/4, 2 गुणित 2 1/4, 3 गुणित 1/4, 4 गुणित 1/4, इसे ऐड कर देंगे 10/4 आएगा, यानी 2.5। ये जो है हम लोग का एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगा, किसका, एक्स का। ठीक है, ये एक्स का एक्सपेक्टेशन वैल्यू। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, तब यहाँ पे वो वेरिएबल, ठीक है, एक्स आई का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सेम रहेगा, ये प्रोबेबिलिटी एक्स आई का ही प्रोबेबिलिटी होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी सेम रहेगा, यहाँ पे बस वेरिएबल जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्स क्या बोलना चाहिए, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया हम लोग का, ये। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और बता दे रहा हूँ मैं आप लोग को, डेल एक्स, इसे हम लोग बोलते हैं अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, या पोजीशन या एक्स, जो भी वेरिएबल है एक्स, उसमें जो है अनसर्टेनिटी, पोजीशन नहीं, यहाँ पे वेरिएबल दिया हुआ है, तो इसे जो भी वेरिएबल एक्स दिया हुआ है उसमें अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, अनिश्चितता। ठीक है, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका वैल्यू होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस एक्स के एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, अगर ये ये पहले वाले एग्जांपल में देखें, इससे पहले वाले एग्जांपल में, तो एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितना आया था, 7.5 आया था, माइनस इसका वैल्यू कितना आया था, 2.5, इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 7.5 माइनस 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 625. 6.25, यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1.25। ठीक है, अंडर रूट 1.25। ये किसी का वो होगा क्या, स्क्वायर अंडर रूट होगा 1.5, 0. नहीं होगा, किसी का नहीं होगा, क्योंकि 1.4 तो उसका होता है ना, अंडर रूट 2 का होता है। वन पॉइंट फाइव इंटू 1.5 कितना होगा, 225 होता है, 125 नहीं होता। चलो ठीक है, ये जो है इसका एक्सपेक्टेशन मतलब क्या बोलते हैं, अनिश्चितता आ जाएगा। ठीक है, एक्स में जो अनिश्चितता है हम लोग इसके द्वारा देंगे। तो ये कुछ क्या बोलते हैं क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप लोग प्रैक्टिस करके देखना। और अगर आपके पास आरपी गोयल का बुक है ना, तो उससे प्रैक्टिस करना क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल क्या बोलना चाहिए, कॉन्सेप्ट में पहुंचने के लिए।
चलो अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। देखो, अच्छा, इससे पहले वो जो क्लास में किसी को कोई डाउट थोड़ा ना था, किसी को कोई डाउट था तो पूछ लो। जो वेव पॉस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स का जो क्लास था उसमें किसी को कोई डाउट था? ठीक है, फिर आगे ही बढ़ते हैं, है ना। देखो क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ मॉड साइन स्क्वायर इन केस ऑफ मूविंग बॉडीज डिस्क्राइब्ड बाय वेव फंक्शन साइन एट ए पार्टिकुलर टाइम एंड स्पेस इज प्रोपोर्शनल टू द बॉडीज। ये किस पे डिपेंड करता है? आवाज नहीं आ रहा है क्या? अच्छा, मुझे आवाज नहीं आ रहा है। आवाज आ रही है ना? हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग फाउंड। Schrodinger equation is a wave equation governing behavior of electromagnetic wave, governing the behavior of matter wave, governing the probability behavior of wave, governing the behavior of complex quantity psi. Behavior of matter wave, द्रव्य तरंग के व्यवहार को, ठीक है, जिसे हम लोग वेव फंक्शन साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन से जो है प्राप्त करते हैं। In case of more than one linearly dependent wave function along the same energy E, the level is said to be orthogonal, orthonormal, degenerate, non-degenerate. क्या होगा? अर्थ नॉर्मल, अर्थ नॉर्मल। नॉर्मल नहीं कि गोनल, नॉर्मल लेना चाहिए ना। अगर एक एनर्जी स्टेट से रिलेटेड एक से ज़्यादा वेव फंक्शन हो तो इसे हम लोग बोलते हैं डीजेनरेट, ठीक है। अपभ्रष्ट, हिंदी में इसे बोलते हैं अपभ्रष्ट। ये क्या होता है? एक एनर्जी का एक वैल्यू होगा, एक आइगन मान है, ये आइगन मान एक ही है, लेकिन इससे रिलेटेड चार आइगन फंक्शन हैं, आइगन वैल्यू, ठीक है। डीजनरेट शब्द का यूज हम लोग मैट्रिक्स, जब मैट्रिक्स के लिए, जैसे 3x3 का कोई मैट्रिक्स है, इसके लिए आइगन वैल्यू निकालते हैं और लैम्डा का वैल्यू क्या आ जाता है? 2 आ जाता है, 1 आ जाता है, 1 आ जाता है, तब हम लोग इसे क्या बोलते हैं? डीजनरेट बोलते हैं, ठीक है। डीजनरेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके लिए एक आइगन वेक्टर मिलेगा, इसके लिए एक आइगन वेक्टर मिलेगा, ठीक है, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं डी जनरेट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। डी जनरेट यानी कि क्या होगा कि एक आवाज आइगन, बहुत स्लो आ रहा है सर। अभी आया? हेलो, आवाज आ रहा है? आवाज बहुत धीरे आ रहा है सर। अभी चेक करना, अभी आ रहा है आवाज? हाँ हाँ सर, हाँ, अभी अब ठीक क्लियर, है। अब क्लियर।
तो ये नॉन डीजनरेट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या सर? हाँ सर क्लियर है। देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे डीजनरेट नॉन डीजनरेट हम लोग वहाँ पे भी पढ़ते हैं। जैसे हम लोग का एस स्टेट जो होता है वो हमेशा नॉन डीजनरेट होता है। जो पी स्टेट होता है इसमें 3 और ऊर्जा अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। जो डी होता है इसमें 5 ऊर्जा अवस्थाएं, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन भरते हैं तब ये क्या होते हैं, ये डीजनरेट स्टेट होते हैं, ठीक है। ऐसा बोलते हैं कि पी जो है वो डीजनरेट, यहाँ पे ट्रिपली डीजनरेट होता है। आगे हम लोग ये शब्द का ना बहुत यूज़ करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, अगर एक एनर्जी वैल्यू से रिलेटेड बहुत सारे वेव फंक्शन हो, 2 या 2 से अधिक वेव फंक्शन हो, तब उसे हम लोग बोलेंगे डीजनरेट। और अगर एक एनर्जी के लिए एक ही वेव फंक्शन है, ठीक है, तो इसे हम लोग बोलेंगे नॉन डीजनरेट। इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, मतलब पूछता है कि कल हम लोग अलग अलग अवस्था पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज जो वीडियो अपलोड किया हो ना उसमें देखना, उसमें हम लोग 3 तरह के अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, बाउंड स्टेट, अनबाउंड स्टेट। अनबाउंड स्टेट में भी 2, प्योर अनबाउंड स्टेट और कॉन्टिनम स्टेट। तो यहाँ पे जो कॉन्टिनम स्टेट प्योर अनबाउंड स्टेट होता है इसके लिए डीजनरेट होता है, ठीक है, डबली डीजनरेट होता है, जबकि बाकी के लिए नॉन डीजनरेट होता है। तो क्वेश्चन पूछता है, पोटेंशियल का फॉर्म दे देगा और पूछेगा कि ये इसके लिए जो एनर्जी होगा वो डीजनरेट होगा कि नॉन डीजनरेट होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बस आप लोग को एक ही लाइन याद रखना है, अगर ऊर्जा से रिलेटेड, एक ऊर्जा से रिलेटेड 2 या 2 से अधिक अवस्थाएं हैं, ठीक है, तो वो डीजनरेट होगा, और नहीं है तो वो नॉन डीजनरेट होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या बोल रहा है, मोर देन वन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन, तो ये क्या होगा, डीजनरेट होगा। इसके बाद ये देखो, लेट φ1 φ2 बी आर्थोनॉर्मल फंक्शन। आर्थोनॉर्मल फंक्शन यानी कि ब्रैकेट नोटेशन में कैसे लिखेंगे, φ1 का वैल्यू आएगा 1, और φ1 और φ2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। φ1 φ2 का वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो है वेव फंक्शन दिया गया है, और ये हम लोग का वेव फंक्शन साइन है, यहाँ पे एफ लिखा है, इसी को हम लोग नोटेशन में साइन लिखते थे, ठीक है, इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ये जो साइन है किस वैल्यू के लिए जो है वो नॉर्मलाइज होगा, द वैल्यू ऑफ एन विच नॉर्मलाइज द फंक्शन, किस वैल्यू के लिए जो है ये नॉर्मलाइज होगा। देखो किस वैल्यू के लिए नॉर्मलाइज होगा, सॉल्यूशन। नॉर्मलाइजेशन के लिए कंडीशन क्या होता है, एफ का वैल्यू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 1 आना चाहिए, ठीक है, अगर दोनों इक्वल्स हैं, हाँ ठीक है, 1 आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो कैट ऑफ एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन इंटू कैट ऑफ φ1 प्लस 2 आयोटा केट ऑफ φ2, ठीक है। ब्रा ऑफ एफ का वैल्यू क्या आ जाएगा, एन ब्रा ऑफ φ1 प्लस ये क्या आ जाएगा, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यानी कि माइनस हो जाएगा। -2 आयोटा ब्रा ऑफ φ2, ठीक है। अब इन दोनों का जो है वो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब हम लोग जानते हैं, ठीक है, अभी जो प्रॉपर्टी पढ़े, φ1 और φ1 का ही जो है वो 1 होगा, φ1 का φ2 के साथ 0, φ2 का φ1 के साथ 0, और ये φ2 का जो है वो सर्वाइव करेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो एन का n स्क्वायर, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ब्रा ऑफ φ1 और केट ऑफ φ1, और उसके बाद ये देखो ये -4 आ गया, प्लस, आयोटा का स्क्वायर, नहीं ये माइनस और ये प्लस, माइनस रहेगा, ये हाँ आयोटा का मतलब और स्क्वायर, प्लस आ जाएगा। हाँ φ2, और उसके बाद ये n स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 प्लस ये -1 और आयोटा का स्क्वायर -1, ये +4, और इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1,
इसका वैल्यू 1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, n स्क्वायर इंटू 4 का जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे इसका वैल्यू 1 आना चाहिए, इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 1 आना, ये 5 5 होगा। 5 ना सर, 1 + 4 5। हाँ, तो ये क्या आ जाएगा, n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/√5। जो इसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब जो हम लोग का वेव फंक्शन है वो क्या है, नॉर्मलाइज्ड है। ठीक है, अगर इसका अगर मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि अगर f इक्वल टू हम लोग क्या लिखें, √5 φ1 + 2 आयोटा φ2। ये समझ में आया। यस यस सर। सर। यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट और बता रहा हूँ आपको। ये तो क्या हो गया, हम लोग को अब नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन मिल गया, साइन मतलब f, यहाँ पे f दिया है, f ही लिखो। ये हम लोग का नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन मिल गया, क्या मिल गया, 1/√5 φ1 + 2 आयोटा φ2। ठीक है, अब मान लेते हैं कि φ1 के लिए जो आइगन वैल्यू है वो λ1 है, और इस φ2 से रिलेटेड जो आइगन वैल्यू है वो क्या है, λ2 है। तब मेरे को बताओ कि λ1 के पाए जाने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ λ1 क्या आ जाएगा। सर 1/5। 1/√5 मतलब। हाँ, 1/√5 का स्क्वायर, मॉड का हाँ, मॉड सी का स्क्वायर स्क्वायर। मीन्स ठीक है, तो क्या आ जाएगा, मॉड का स्क्वायर मतलब पॉजिटिव वैल्यू। हाँ 1/5 आ जाएगा। क्लियर है ये। अब देखो P ऑफ λ2 बता दो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ λ2। 1.5 2 आयोटा अपॉन मॉड का, -4/5। बस हाँ, यहीं पे, -4/5 हाँ। नहीं प्लस होगा नहीं सर। नहीं, हाँ। प्लस पॉजिटिव मॉड वैल्यू, नहीं, माइनस कहाँ से आएगा, पॉजिटिव वैल्यू। 4/5 होगा। कभी भी प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। ऑप्शन में माइनस होगा, बिल्कुल होगा माइनस। ठीक है, यही मिस्टेक बस नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 आयोटा -2 आयोटा बाई √5 इंटू 2 आयोटा बाई √5। ठीक है, यहाँ पे ये मॉड है, ये याद रखना। ठीक है, मॉड का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 और 2 4 आ गया, √5 5 आ गया, और ये आयोटा आयोटा माइनस, और ये माइनस प्लस, यानी कि 4/5। ये समझ में आया कि नहीं, बताओ। यस सर, क्योंकि वहां पर हाँ मॉड लिए हैं वो साई स्टार और साई, मतलब उसका वो है ना। हाँ, ठीक है, तो ये क्या है हम लोग का, λ1 के पाए जाने की प्रायिकता, और ये क्या है, λ2 के पाए जाने की प्रायिकता है। ठीक है, ये जो है प्रोबेबिलिटी पता चल गया। देखो यहाँ पे मैं आप लोग को एक बार पांचों पोस्टुलेट को एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ। ठीक है, जो पहला पोस्टुलेट है हमको सिर्फ वेव फंक्शन के बारे में बताता है। ठीक है, वेव फंक्शन क्या होता है, कैसे होता है, नॉर्मलाइज होता है, और यहाँ पे हम लोग का पोस्टुलेट 1 खत्म हो जाता है। ठीक है, हमें जो है नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन मिल गया, ये होता है हम लोग का पोस्टुलेट 1। उसके बाद ये लैम्डा निकालना, आइगन वैल्यू निकालना, ये होता है पोस्टुलेट 2। पोस्टुलेट 2 हमको किसके बारे में बताता है, लैम्डा आइगन वैल्यू के ऑपरेटर के बारे में बताता है, और ऑपरेटर से रिलेटेड आइगन वैल्यू λ1 और λ2 के बारे में बताता है। अगर मान लेते कि यहाँ पे जो λ1 है वो 1 है, और λ2 क्या है, 2 है। ठीक है, ये आइगन वैल्यू का मान है, मान लेते हैं हम लोग। तो इस केस में मान लेते हैं कि λ1 का वैल्यू क्या है, 1 है, λ2 का वैल्यू 2 है। ठीक है,
ये होता है हम लोग का पोस्टुलेट 2। किसी ऑपरेटर ए के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, लैम्डा का वैल्यू, और ये क्या होता है, ये इसका पॉसिबल रिजल्ट होता है, ठीक है, कि इसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। उसके बाद पोस्टुलेट जो 3 है हम लोग का, पोस्टुलेट 3 क्या बोलता है कि अब इसमें कैलकुलेशन कैसे करें, ठीक है। सबसे पहला तो प्रोबेबिलिस्टिक कैलकुलेशन, प्रोबेबिलिटी निकाल लिए, पी लैम्डा 1 का वैल्यू या P1 का वैल्यू क्या आ गया, P1 लिख देते हैं, यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू ले लिए हैं, ठीक है। तो ये P1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, कितना आया था, 1/4 आया था, ठीक है। P2 का वैल्यू कितना आया था, 1/5 आया था सर। हाँ 5 1/5 आया था, ठीक है। ये 1/5, P2 का वैल्यू कितना आया था, 4/5 आया था, 4/5। ठीक है। अब क्या आता है, कॉन्सेप्ट आता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू का। अगर लैम्डा का हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है तब समेशन ऑफ P1 Pi लैम्डा आई, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1/5 गुणित 1 प्लस 4/5 गुणित 2, तो ये कितना आ जाएगा, 9/5। ये जो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो गया। ये होता है हम लोग का पोस्टुलेट 3। पोस्टुलेट 4 क्या बोलता है, अगर समय परिवर्तित नहीं होता, डेल टी इक्वल टू 0, अगर समय परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है, तब उसका कैलकुलेशन क्या बोलते, अगर एक ऑपरेटर को कैलकुलेट किए, जैसे हम लोग कैलकुलेट किए, ठीक है, एक ऑपरेटर ए कैलकुलेट किए किसमें, फंक्शन एफ में, वेव फंक्शन एफ में हम लोग ऑपरेटर ए को कैलकुलेट किए, ठीक है। अब हम लोग को आइगन वैल्यू क्या मिलेगा, मान लेते हैं आइगन वैल्यू लैम्डा 1 मिल गया, यानी कि जो वेव फंक्शन है हम लोग का किस में है, फाई 1 में है, ठीक है। ये लैम्डा 1 मिला, लैम्डा 1 या फिर 1 मिला बोलो, ठीक है, 1 मिला। अब इसके पाए जाने की प्रायिकता कितनी है, p इक्वल टू 1/4 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा ऑपरेटर बी ऑपरेट करते हैं। अब इसी समय टाइम चेंज नहीं हुआ है, अब इसी समय हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा ऑपरेटर बी जो है एफ पर ऑपरेट करते हैं। मान लेते हैं कि उसके लिए आइगन वैल्यू क्या है, B1 और B2 है, फाई 1 के लिए B1 है, फाई 2 के लिए B2 है। अब बताओ इसका जो अब क्या आएगा, अगर ये ऑपरेटर एफ पर ऑपरेट करते हैं तब रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा क्योंकि टाइम चेंज नहीं हुआ है। सेम आएगा सर क्योंकि टाइम चेंज नहीं हुआ है ना। हाँ सेम आएगा, लेकिन आइगन वैल्यू चेंज हो जाएगा ना। वेक्टर बी के लिए आइगन वैल्यू क्या है, B1, 2 ठीक है। ये देखो तो फाई 1 के 4 लिए आया। B1 है, तब हम लोग को आइगन वैल्यू क्या मिलेगा, B1 मिलेगा, ठीक है। यानी कि लैम्डा का वैल्यू क्या मिल गया, B1 मिल गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ लैम्डा कितना मिल जाएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 कितना हो जाएगा बताओ, सेम रहेगा 1/4 ही रहेगा। अगर 1/4 मिला है तो 1/4 ही रहेगा। बस इसी को आप लोग को समझना है कि प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 1 हो जाएगा। ओ यस। देखो मैं ना यहाँ पे आप लोग को एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी क्रिकेट मैच हो रहा है, ठीक है, क्रिकेट मैच हो रहा है। अब क्या बोलना चाहिए, यहाँ पे ना हम लोग का जो वेव फंक्शन होगा, ठीक है, एक होगा जीतने के लिए वेव फंक्शन, एक होगा हारने के लिए वेव फंक्शन, ठीक है। एक विन के लिए वेव फंक्शन होगा, इसे आप लोग फाई ले लो। चलो यहाँ पे ना एक छोटा सा एग्जांपल से आपको क्लियर, क्योंकि ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछता है स्टेटमेंट बेस्ड। अच्छा इसको लास्ट में बताऊंगा, चलो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं कितना टाइम बचता है, ठीक है, उसके बाद मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। जब टाइम चेंज नहीं होता है तब एक ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे तब प्रोबेबिलिटी ठीक है 1/4 है, लेकिन उसके बाद अगर कोई ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं तब एक ही रिजल्ट मिलेगा हम लोग को, दूसरा कोई भी रिजल्ट पॉसिबल नहीं है। हमें इससे पता चल जाएगा कि ये जो है फाई 1 स्टेट में है। अब जो है एफ का वैल्यू ना वो लगभग लगभग फाई 1 है और फाई 2 नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आइगन वैल्यू आएगा वो B1 ही आएगा जब टाइम चेंज नहीं होता है। अच्छा रुको, यहाँ पे एक और क्वेश्चन था, हाँ देखो ये क्वेश्चन देखो, why the linear combination of eigenvalue sin 1 2 equal to a sin 1 2 b sin 2 1
आल्सो बिलोंग्स टू ई, द सिस्टम इज सेड टू बी, तब जो सिस्टम है वो क्या होगा? नॉन डीजनरेट, बोथ डीजनरेट एंड नॉन डीजनरेट, डीजनरेट, नाइदर डीजनरेट नॉर जनरेट, क्या हो जाएगा बताओ? डिजनरेट होगा सर। ठीक। डीजनरेट होगा। ठीक है, क्यों डीजनरेट होगा? देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ई जो है वो साइन से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग एच कैप साइन 1 2 पे ऑपरेट करते हैं तब हम लोग को क्या मिलेगा? ई साइन 1 2 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ई का वैल्यू मिल रहा है, लेकिन ई साइन 1 2 जो है, ये ई साइन 1 2 जो है वो खुद दो वेव फंक्शन से मिलके बना हुआ है। कौन सा? साइन 1 2, यहाँ पे ये साइन ही दे दिया है, इसको फाई लेना चाहिए था। ठीक है, ये क्या होगा? फाई 1 2 प्लस बी फाई 2 1। ठीक है, ये खुद जो है वो दो आइगन फंक्शन से मिलके बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि ई जो है वो इससे भी रिलेटेड है और ई जो है इससे भी रिलेटेड है। ठीक है, इन दोनों से जो है वो रिलेटेड है। देखो कल के क्लास में ना ये तो क्या, ये क्या हो जाएगा? डीजनरेट हो जाएगा। कल के क्लास में ना डीजनरेसी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कल जब हम लोग पोटेंशियल पढ़ेंगे, ठीक है, तो पोटेंशियल में एनर्जी लेवल डीजनरेट आएंगे, खासकर जब हाइड्रोजन के लिए पढ़ेंगे। मैं अलग अलग चीज़ों के लिए आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो डीजनरेट के कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। अगर एक एनर्जी से रिलेटेड आपको कहीं भी दो फंक्शन दिख जाए तो आप लोग समझ जाना कि वो क्या है? डीजनरेट है। ये धीरे धीरे जब सब पढ़ लेंगे ना तब बहुत सारा चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगा। क्वांटम मैकेनिक्स लगता है टाइम। ठीक है, ये जो है मैट्रिक्स, इसे हम लोग ऑपरेटर से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार ये क्या दे देगा, मैट्रिक्स ना दे के बोल देगा कि इस ऑपरेटर के लिए जो है वो ट्रेस निकालो, ये सब चीज़ें। तो ट्रेस क्या हो जाएगा इस मैट्रिक्स के लिए बताओ तो? 1 ही तो होगा सर। ट्रेस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये जो अगर L का वैल्यू ये है, M का वैल्यू ये है, N का वैल्यू ये है, तो ये जो गिवन मैट्रिक्स है वो क्या होगा? हार्मिशियन होगा, आर्थोगोनल होगा, आर्थोनॉर्मल होगा, यूनिटरी होगा। आर्थो, एक मिनट यूनिटरी तो कौन सा नहीं हो सकता? हर्मिशियन। हार्मिशियन होगा क्या? हाँ हार्मिशियन के लिए नहीं लग रहा है ये क्योंकि और ये बराबर होना चाहिए। सब, हाँ हाँ नहीं है तो यूनिटरी तो होगा नहीं क्योंकि, अच्छा यूनिटरी ना, ऑर्थोगोनल ऑर्थोनॉर्मल, ऑर्थोगोनल होना चाहिए। एक बार चेक करना पड़ेगा, क्रॉस चेक करना पड़ेगा लग रहा है, आर्थोगोनल क्योंकि नहीं कोई होगा। सभी तो, हाँ आर्थोगोनल होगा, आर्थोगोनल होगा। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग उसको, आर्थोगोनल होगा। क्यों होगा? देखो रो, ये पेयर को मल्टीप्लाई करो और जोड़ जोड़ दो, कितना आएगा? देखो 2mn माइनस mn माइनस mn का वैल्यू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है, जीरो। किन्हीं भी दो रो को अगर हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं तब उसका वैल्यू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। यानी कि ये दो जो सॉरी कॉलम, जो कॉलम है ये क्या है? आर्थोगोनल है। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है हम लोग का आर्थोगोनल होगा। क्लियर है? ठीक है, आर्थोगोनल मैट्रिक्स का एक यस सर। प्रॉपर्टी होता है। उसके बाद ये देखो 38, ए वेव फंक्शन इज सेड टू बी साइमेट्रिक इफ द इंटरचेंज ऑफ एनी पेयर ऑफ पार्टिकल, interchange of any pair of particles changes the sign, does not change the sign, change or does not change sign, none of the above। साइमेट्रिक मतलब क्या होता है? साइन चेंज नहीं होगा। हाँ, इसमें जो है साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल को अगर आपस में चेंज कर दें, ठीक है, तब ये जो है अगर चेंज नहीं होता तब इसे हम लोग क्या बोलेंगे? साइमेट्रिक बोलेंगे। ठीक है, और एक्स वाई इक्वल टू माइनस साइन ऑफ वाई एक्स आ जाए, वाई एक्स आ जाए तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एंटी साइमेट्रिक। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? साइमेट्रिक। ये भी वेव प्रॉपर्टी का, वेव फंक्शन का एक प्रॉपर्टी होता है। क्लियर है ये? यस सर। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी
डी रो बाई डी टी प्लस डेल डॉट जे इक्वल टू 0, ये हम लोग का इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी होता है। और हम लोग जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में भी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो है वो फॉलो होता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होता है बताओ, रो का वैल्यू क्या होगा, जे का क्या वैल्यू क्या होगा क्वांटम मैकेनिक्स में। चलो 2 ऑप्शन कम से कम एलिमिनेट कर दो, कौन कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे सर हम लोग ऑप्शन ए होगा। ए, हाँ ए होना है, ए होना चाहिए। हाँ ए देखो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होता है बताओ, डी पी डेल रो बाय डेल टी। डी पी बाई डी टी। हाँ मतलब ठीक है, ये क्या होता dt। है, हाँ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, प्लस डेल डॉट क्या होता है यहाँ पे वेक्टर एस इक्वल टू 0, जहाँ पे एस क्या होता है, 0। करंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, करंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या होता है, एच लाइन बाई 2 आयोटा एच एम लाइन बाय 2 साइन स्टार आई पहले एम डेल साइन माइनस साइन माइनस साई डेल साई स्टार। डेल साइन स्टार। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। ए। यहाँ पे 2 ऑप्शन ऑप्शन को ए। तो सी में एलिमिनेट डबल करना है। स्टार दे दिया है, सी और डी तो डबल स्टार वाला है, वो तो कैंसिल हो गया। हाँ, ये नहीं हो सकता। मतलब जो ब्रैकेट के अंदर में है स्टार डेल स्टार स्टार डेल स्टार, मतलब साई स्टार ऐसा दिया हुआ है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 42, if psi is non normalized wave function then the expectation value of मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ। सबसे पहले वर्ड तो ये देखो कि ये क्या है, नॉन नॉर्मलाइज्ड है। नॉन नॉर्मलाइज्ड मतलब बटे में तो कुछ आना ही चाहिए, ये सही डेफिनेशन है, लेकिन किसके लिए है, नॉर्मलाइज्ड के लिए है। ठीक है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के लिए है ये डेफिनेशन, तो ये तो नहीं हो सकता। सर ऑप्शन बी। बी की डी, डी नहीं बोली, बी बोली। ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे बस मोमेंटम ऑपरेटर का वैल्यू रख दिए हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन में क्लियर है ये। यस सर। यस सर। बाकी लोग कहाँ चले गए, पता नहीं। 43 देखो, फाइंड द करेक्ट रिलेशन श्रोडिंजर इक्वेशन बताओ कौन सा है। ऑप्शन सी। ऑप्शन यहाँ एच दिया है, अच्छा हैमिल्टोनियन का ओपन दिया। साई, साई, हाँ सी। और कोई, बी होगा क्या? बी सर होगा। ऑप्शन सी ही होगा। सी क्यों होगा, यहाँ पे क्या वो रहता टाइम है, डिपेंडेंट है, टाइम माइनस रहता डिपेंडेंट है, है। माइनस रहता है। हाँ हाँ, वो टाइम डिपेंडेंट है बी वाला, और ए वाला टाइम इंडिपेंडेंट होता है अगर माइनस। हाँ अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये क्या होता है, टाइम फिर इंडिपेंडेंट। तो फिर बी हो जाएगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है और ऊपर वाला डिपेंडेंट है। ठीक है, ये टाइम डिपेंडेंट। और यहाँ पे और एक चीज क्या, ये एच कैप, हाँ सही इक्वेशन बोला है। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं, ये एच का जो है वो वैल्यू होता है। ठीक है, लेकिन अगर हैमिल्टन मतलब श्रोडिंगर इक्वेशन पूछता तो बोलता तो यहाँ एच की जगह ई होना चाहिए। ठीक है, ई ई होता। होना चाहिए। ये इसका जो आइगन वैल्यू है वो क्या आता, ई आता। फिर इसका जो ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। ये छोटा छोटा चीज है ना, आप लोग को ध्यान रखना है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखो ये दोनों सेम लग रहा है, लेकिन यहाँ पे बटे में क्या है, डेल एक्स है। और देखो
यहाँ घर में बैठ के ना क्वेश्चन सॉल्व करना अलग होता है, और वहाँ पे आप लोग जब एग्जाम हॉल में बैठे होंगे आपको सभी ऑप्शन सही लगेगा। ठीक है, वहाँ पे आप लोग जब देखेंगे ना आपको सभी ऑप्शन जो है वो सही लगेगा। तो आप लोगों को ना थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ये सब किससे आता है? क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आता है। जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सारा करेंगे ना तब ये सब चीज़ें जो है वो दूर हो जाएंगी। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्या, यही चीज़ तो हम लोग सीखते हैं। ठीक है, कि क्या कौन सा छोटा छोटा चीज़ जो है वो ध्यान देना है। पता हम लोग को सब होता है, लेकिन वही है वहाँ उसका जो छोटा छोटा पॉइंट है, ठीक है, जो हम लोग को ध्यान देना चाहिए वो हम लोग ध्यान नहीं देते। कितना समझ में आया है नहीं आया है ना, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पता चलता है। इसलिए क्वेश्चन ना आप लोग प्रैक्टिस करो। 114 ये क्वेश्चन बना पाओगे क्या? नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के लिए जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होगा, ठीक है, वो क्या होगा? क्वेश्चन बना पाओगे कि बनाऊं? फिर से आवाज चला गया क्या मेरा? ना आवाज आ रही है? हाँ, ये क्वेश्चन बना पाओगे? नहीं बना? चलो ठीक है, मैं ही बनाते हूँ। देखो, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के लिए हमें एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1/√7। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये ए का वैल्यू निकालना है। ये जब नॉर्मलाइज्ड है तो ये ए का वैल्यू है हम लोग को निकालना है। इसके लिए क्या कंडीशन यूज करेंगे? मॉड सी का स्क्वायर, सी आई का स्क्वायर इक्वल टू क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे बताओ, मॉड C1 ये लिख दे रहा हूँ, C3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। मॉड C1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ? प्लस मॉड C2 का, और मॉड C3 का वैल्यू इक्वल टू क्या आना चाहिए? ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आना चाहिए? ठीक है, ये ऑप्शन डी। इस टाइप का ना क्वेश्चन पूछता है सेट में। समझ में आया क्वेश्चन? वन 122 ये जो है वेव फंक्शन हम लोग को दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? थ्री, ये 114 था, ये 122। साइन क्या दिया हुआ है? 3 कैट साइन माइनस 4 आयोटा साइन 2। इसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या निकालना है? अच्छा, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन निकालना है। इसमें दो ऑप्शन तो पहले एलिमिनेट कर दो। यहाँ पे ये साइन क्यों चेंज? ये जो अंदर में है वो सेम ही रहेगा, बस एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होगा। तो ये नहीं हो सकता, और इसे नॉर्मलाइज कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक छांटना है हम लोग को। अब देखो, ये तो हम लोग का कैट हो गया। इसके लिए ब्रास साइन क्या आ जाएगा? 3
ग्राफ फाई 1 ये क्या आ जाएगा प्लस 4 आयोटा ग्राफ फाई 2। साई 1 साई साई क्या आ जाएगा? ऑप्शन भी आएगा सर, दिख रहा है। हम्म, तीन तिया 9 और ये कितना आ जाएगा? देखो आप लोग ना यहाँ पे 16 आयोटा दिया है नहीं दिया है ये सब ध्यान मत देना। आप लोग को यहाँ पे जब इसका वैल्यू निकालोगे ना तो ये प्लस में ही आएगा, यहाँ पे मिस्टेक मत कर देना, ठीक है? यहाँ पे माइनस मत कर देना। ये आ जाएगा 25। जब आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे ना तब आप लोग को देख के ही पता चल जाएगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, 3 का वर्ग स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ोगे 25 आएगा, इसका अंडर रूट 1/5, ठीक है? यहाँ पे 1/5 से डिवाइड कर देंगे तो ऑप्शन जो है वो बी हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, ये 25 आ गया, ये n का वैल्यू है। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट a क्या होता है 1/√, यानी कि a इक्वल टू आ जाएगा 1/5। 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑप्शन बी मिल जाएगा। क्लियर है ना? यस सर। यहाँ पे एक Yes, चीज sir. और मेरे को बताओ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे साई 1 से रिलेटेड आइगन वैल्यू λ1 है, साई 2